लाओ एक पुस्तक, ये उसको ओपन करो जल्दी से। 19 से एग्जाम है। 19 अगस्त 19 सितंबर। सितंबर, ये तो निकल ही जाएगा। कितने चैप्टर तक आ रहा है? 7 तक तो शायद पहुंच पाएंगे, 5 या 6 तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो मेन कर लेंगे, जैसे उसमें हाँ वो लिखवाए हैं। हाँ लिखवाए तब तो आज लिखवाए ना नंबर किस पार्ट में कितना आएगा बता देना मेरे को। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मान लो कि आफ्ताब की आयु क्या मानोगे? XY है ना, आफ्ताब की आयु मान लो कितनी? X वर्ष। और पुत्री की आयु? Y वर्ष। पुत्री की आयु कितनी? Y वर्ष। Y वर्ष। ठीक है। अब 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब इसकी आयु में से भी 7 कम होगा 7 कम और इसकी आयु में से भी 7 कम होगा, है ना, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व बोला तो 7 वर्ष इसके भी, किसी की एज अगर मान लो 10 है और किसी की एज 12 है, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब है 7 वर्ष इसमें से भी कम होंगे, तो 7 वर्ष इसमें से भी कम होंगे। तो इसका मतलब है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। ठीक है, आफ्ताब की आयु X - 7 और पुत्री की आयु y - 7। ठीक है। अब देखो आफ्ताब उसके पिता है और ये पुत्री है, तो हमेशा पिता की आयु ज्यादा होगी, तभी तो वो 7 गुनी किसकी होगी? पुत्री की आयु के बराबर होगी। मतलब पुत्री की आयु का 7 गुना करेंगे तभी तो पापा की आयु के बराबर होगी, है ना। पापा की आयु का 7 गुना पुत्री के हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। तो हमेशा 7 गुना अगर बोला है तो किसके साथ आएगा? पुत्री के साथ आएगा। तो x - 7 बराबर 7y - 49। ये y को यहाँ ले आओ, 7 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो x - 7y बराबर -49 धन 7 बराबर आ जाएगा 7 और 2 9 42। तो पहला समीकरण आ गया x - 7y बराबर -42, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद जो उसने बात बोली है, अब से 3 वर्ष बाद, तो ये जो आयु हमने मानी है ये वर्तमान वाली तो मानी है ना। इस वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले ये ऐसा होगा और 3 वर्ष बाद का मतलब x धन 3 और y धन 3। तो 3 वर्ष बाद जो आयु आएगी, पहले इसको लिख लोगे, है ना, इसको लिख लोगे। इसको लिखने के बाद यहीं से मैं कंटिन्यू करवा दूंगा। लिखो इसको करें। ठीक है, या इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये वाले समीकरण को, बाकी ये बिठा देता हूँ, है ना। ये 7 वर्ष वाली बात को फिर से लिखेंगे और वर्तमान वाली भी बात फिर से लिखेंगे। ये वर्तमान वाली बात फिर से नहीं लिखेंगे, है ना। 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? x धन 3, है ना। और पुत्री की आयु कितनी? y धन 3। अब क्या बोला है? मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु रह जाऊंगी, है ना। तो ये 3 वर्ष बाद की है, तो वो जो लड़की है वो उनकी कितनी गुनी रह जाएगी? तो तब भी क्या मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, है ना। अगर ये 3 गुनी रह जाएगी तो 3 गुनी का मतलब है इनकी आयु का 1/3 करना पड़ेगा। इनकी आयु का 1/3 करोगे तभी तो ये आयु को बराबर कर पाओगे, या इसकी आयु को 3 गुना करोगे तब उसके पापा की आयु के बराबर कर पाओगे। अगर मैंने यहाँ 3 लगा दिया तो पिता की आयु ऑलरेडी तुमने वर्तमान से ज्यादा कर ली 3 और उसमें 3 का और गुणा कर दिया, तो वो क्या पुत्री की आयु के बराबर हो पाएगी? नहीं होगी ना।
तो हमेशा ये अगर गुना करना है तो हमेशा या तो पुत्र की होगी या पुत्री की होगी, है ना। अगर दादा दादी की बात, दादा और पापा की बात चल रही है तो हमेशा दादाजी की आयु यहाँ रहेगी, पापा की आयु उसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि बराबर करना है तो हमेशा पापा को बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा। अब ये बनेगा x धन 3 बराबर 3y धन 9। इसको यहाँ ले आओ और 9 में से 3 माइनस कर दो, तो x ऋण 3y बराबर 6। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन से अब क्या करना है, वो x और y के मान निकालना है ना। x y के मान निकाल लो, फिर मैं तुमको ग्राफ पे उसको बना के दिखा देता हूँ। ठीक, तो क्या करोगे, इसमें से इसका या तो इधर से प्रतिस्थापित मान उठा के इधर रख दो या इधर से उठा के इधर रख दो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में रख देते हैं। x का मान निकाल लो, यहाँ से x का मान क्या आएगा, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो 6 धन 3y, 6 धन 3y, ये जो x का मान आया समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू रखना है 6 धन 3y ऋण 7y बराबर माइनस का 42। ये माइनस का 6 उधर जाएगा और इधर इधर माइनस हो जाएगा, 4y बराबर ये उधर जाके जुड़ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 46, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 48। तो 4 एकम 4, 4 दूनी, ये 4 से इस 48 को काटना है ना, तो कितना जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, आ जाएगा 12। y का मान 12 है तो x का मान कितना होगा, इसको यहाँ रख दो। ठीक है, यहाँ पे रखोगे, y का मान कितना 12, 12 दिन 24, 12 दिया 36, 36 और 6 42, तो x बराबर कितना आएगा, मतलब पापा की आयु कितनी है 42 और पुत्री की आयु कितनी है 12। ठीक, कर लो इसको। अब इसका मैं तुम लोगों को ग्राफ बताता हूँ, ग्राफ कैसे ना। अच्छा, इसके पॉइंट और देख लेना एक बार ना। ठीक, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबके समीकरण बनवा के सॉल्व करवाते रहो, ग्राफ तुम लोग बना लेना, और आज मैं अगली वाली प्रश्नावली का कुछ फॉर्मूले लिखवा दूंगा, उसको तुम लोग याद करके। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंद, तो हमने बल्ले का मूल्य क्या मान लिया, x, और उसके साथ क्या खरीदा है, गेंद 1300 में खरीदी है ना, गेंद का मूल्य वो क्या है 1300 y। अब ये तो हमने मान लिया, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले कि 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद, इनका रेट कितना, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे वाले में बोल रहा है उसने खरीदी के बाद में उसने एक और बल्ला और 3 गेंद, ये कितने में खरीदी, 1300। ठीक है, अब तुम इसको क्या करोगे, थोड़ा सा जमाओगे कैसे कि बल्ले का मूल्य x, गेंद का मूल्य y, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x और 6 गेंद का मूल्य 6y, तो समीकरण बनेगा 3x धन 6y बराबर 3,900। फिर बोलोगे एक गेंद का प्राइस x, 3 गेंद का प्राइस 3y, तो नीचे समीकरण 2 बनेगा x धन 3y बराबर 1,300। अब समीकरण 2 से x का मान निकालो, x बराबर आएगा 1300 माइनस 3y। ठीक है, इसको समीकरण कहाँ पे रखो, जिससे निकालोगे उसमें थोड़ी रखोगे, जिससे निकाला है उसके बाद दूसरे वाले में रखोगे, समीकरण 1 में रख लो, 1 में रखो x का मान, 3 तो आएगा ही आएगा, x का क्या मान है 1300, 3y धन 6y बराबर
39, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 39 उधर जाके क्या बन जाएगा? कट जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा डायरेक्ट? और y का मान 0, तो x का मान कितना? 13। ठीक है। अब ग्राफ पे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, क्योंकि ये वाले बिंदु तो मिलेंगे नहीं। और y बराबर 0 जब किसी ग्राफ में मिलता है, इसका मतलब है ग्राफ की दोनों लाइनें आपस में कट ही नहीं करती कंटिन्यू, है ना। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया जहाँ पे y का मान हमारा 0 आया, उसमें ग्राफ देखना, तो उसमें ग्राफ में हमारा लाइन कटी नहीं है एक दूसरे को कहीं पे, इसलिए नहीं कटी क्योंकि एक का मान 0 आ जाता है तो वो ग्राफ काटता नहीं है फिर, है ना। तो ये समीकरण, ये इक्वेशन बनेगी, ये आंसर आएंगे उनके, और इसके बाद तुम लोग उसका ग्राफ बनाने की, लेकिन इसमें मत बनाना क्योंकि बहुत बड़े बड़े पॉइंट लेना पड़ेगा, एक एक बिंदु को 100 के बराबर लेना पड़ेगा, तब जाके 1300 पे पहुंचोगे, है ना। तो इतना ही कर लेना, ठीक। करो इसको नोट डाउन करो, और इच्छा हो तो बना लेना ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य इसी दिन कितना है? 160। ठीक है, 2 किलोग्राम है और दूसरा वाला 1 किलोग्राम है ना। अब हमें नहीं पता कि उसका रेट क्या होगा, दोनों का मिला के पता है कितना है? 160। तो हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3, माना सेब का मूल्य x है और अंगूर है उसके साथ, है ना। तो अंगूर का मूल्य हमने क्या मान लिया? y मान लिया, ठीक है। तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य तो क्या हो जाएगा? y, और इन दोनों का मिला के 2x धन y बराबर 160, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद बोल रहा है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। तो 4 केजी सेब का मूल्य, देखो अगर बात होती है कौन सी वाली बात होती है, अगर आयु वाली, तो वहां पे 1 साल और 2 साल के अंतर से फर्क पड़ता है। यहाँ पे महीने की बात हो रही है, तो महीने के उससे इनके रेट पे जो फर्क पड़ रहा है वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि यहाँ पे महीना भी जोड़ेंगे, महीना नहीं जोड़ेंगे ना। उनके जो रेट है वो हमने यहाँ पे लिख दिए कि x मान लो सेब का रेट था उस समय, तब हमने 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर इतने में खरीदा। अब 1 महीने बाद उसका रेट बढ़ा, तो हमने 4 किलोग्राम सेब खरीदे हैं और उसके साथ साथ 2 किलोग्राम क्या खरीदे हैं? अंगूर। तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा? 300। 2 आए ना, 2 आए। तब इन दोनों को मिला के 4x धन 2y, ये कितना है टोटल? 300। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? समीकरण देख लो किसमें से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ बटे में जाएगा नहीं, तो x उधर भेज दो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर 160 माइनस 2x, समीकरण 2 से, या समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 4x धन 2, y का मान 160 माइनस 2x बराबर 300, 4x धन 16 दूनी 32, 2 दूनी बराबर। तो यहाँ से x का मान में क्या लिखा है ना, क्यों 0? 2 दूनी 4 और 4 और 4 0, x बराबर यहाँ पे 0 रख दो, तो y का मान 160, है ना। ठीक है, तो ये आ गया कि उसने सेब और क्या खरीदे हैं? अंगूर, है ना। दोनों जगह पे उसने अंगूर ही खरीदे हैं, सेब तो खरीदे ही नहीं। 2 केजी और 1 केजी बोल तो रहा है।
आंसर शीट में इसका एक बार आंसर चेक कर लो। 3.1 2x प्लस y बराबर 160 160, 4x धन 2y बराबर 300। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। ये नहीं बात, ये तो इसमें पूछा ही नहीं सेब और अंगूर खरीदे या नहीं, तो एक्चुअली में खरीदे ही नहीं है। ये दोनों लाइन मिलेगी नहीं आपस में। ग्राफ जब बनाओगे ना तो उसमें ये x और y के जो ये पहले और दूसरे समीकरण के जब ग्राफ बनाओगे तो ये भी आपस में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू क्या है, 0। तो एक चीज उसने खरीदी नहीं है, सिर्फ अंगूर ही अंगूर खरीदे, है ना। तो कर लो इसको जल्दी से नोट डाउन। ग्राफ पे बना लेना एक बार, है ना। 100 का गैप रख लेना और 100 मान रख के ही कर लेना। ठीक है, इसमें जैसे 160 है तो इसको भी 50-50 का 100 का गैप करके ग्राफ पे दर्शा लेना और फिर अलग अलग मान रख के उनके वो बना लेना ग्राफ। आगे वाली प्रश्नावली में क्या है कि क्वेश्चंस को देख के बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ये सॉल्यूशन निकाले, ग्राफ बनाया। आगे वाले चैप्टर में ना, आगे वाले एक्सरसाइज में हमको ये सब नहीं करना। उसमें हमारे पास जैसे हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था x ऋण 2y बराबर 0, वहां से हमारे पास जो समीकरण बनाया था 3x धन 4y बराबर 20, ये दो समीकरण आए थे। ठीक है, और इन समीकरण में हमारे पास x और y के दो मान आए थे। x बराबर आया था 4 और y बराबर कितना आया था 2। और इसमें हमने इसका ग्राफ भी बनाया था। ग्राफ बनाया था तो देखा था कि 4 और 2 पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही थी, काट रही थी। ये 4 और 2 ऐसे बिंदु हैं जिनको यहाँ पे जब रखोगे ना तो हमेशा ये इसको 0 देगा। 4 x की वैल्यू 4 रखो और y की वैल्यू 2 रखो, 4 और 4 0। यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखो, 4 दिया 12, y की वैल्यू 2 रखो, 4 दूनी 8, 12 और 8 20। तो ये समीकरण पहले को भी संतुष्ट करती है और समीकरण 2 को भी, शून्य के दोनों है ना। दोनों के शून्यंक है और दोनों के ऐसे शून्यंक है जिनके लिए ये समीकरण संतुष्ट है। ठीक है, और इसके अलावा इनके कोई और ऐसे अवयव नहीं है जिस पर ये 0 हो, है ना। ऐसे कोई अवयव इसके अलावा है ही नहीं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ऐसे करके कुछ समीकरण दिए जाएंगे और उसमें हमें चेक करना है कि ये समीकरण जो है, जो दिया गया समीकरण है उसके कितने हल हैं। ठीक है, अद्वितीय है या अनेक हल है या कोई हल नहीं। तो जहां पे हम लोग 0 लेकर आते थे उसमें कोई हल नहीं होता। ठीक है, ये जो क्वेश्चन का आंसर लेके आई एक अद्वितीय हल है, इसके अलावा कोई ऐसे नंबर होंगे ही नहीं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। और कई नंबर ऐसे आएंगे जिसमें बहुत सारे हल आएंगे, मतलब 4-2 पे अगर वो 0 हो रहा है तो कुछ और नंबर भी ऐसे आएंगे जिन पे वो 0 होंगे, तो उस समय पर उसको हम क्या बोलेंगे, अनेक हल। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन कैसे दर्शाना है, तो जैसे कि मेरे पास ये तो एक समीकरण हो गया, पहला दूसरा, ये 2 समीकरण हो गए। ठीक है, और ये 4 और 2 ऐसे पॉइंट है जहां पर ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, और प्रतिच्छेद करती है तो इसका इसीलिए क्या है, अद्वितीय हल है। मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे ये दोनों रेखाएं कट करती है। ठीक है, अब हमारे पास एक और समीकरण देखो, ये वाला 2x धन 3y बराबर 9, है ना, और 4x धन 6y बराबर 18। अब इन रेखाओं में कुछ सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, इस नंबर में अगर हम 2 का गुणा करें तो ये पूरा का पूरा ये वाला समीकरण निकल के आ जाएगा। इसका मतलब अगर इस समीकरण से 2 कॉमन ले लें तो 2x धन 3y बराबर 2 गुणा, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी है, समपाती है ना। समपाती क्यों है, क्योंकि एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर वो दूसरा समीकरण बन रहा है ना। या मतलब कह सकते हैं कि इसी समीकरण में 2 का गुणा करके ये वाला समीकरण लाया गया। तो ये कैसी रेखा है, समपाती रेखा है। ठीक है, और जब ये 2 रेखाएं समपाती होती है तो उनके अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये प्रतिच्छेद कर रही है इसलिए इसके एक अद्वितीय। ठीक है, ये अनेक हल क्योंकि समपाती है। ठीक है, और लास्ट वन एक और समीकरण देखो, x धन 2y
बराबर 4 और 2x धन 4y बराबर 12। ठीक है, इन रेखाओं में इस वाले में तुम देखो तो इसमें भी कितने का गुणा करना है? 2 का। इसमें 2 का गुणा करो, लेकिन 2 का गुणा यहाँ करोगे 2 दूनी 4, यहाँ 2x, लेकिन यहाँ पे बराबर होगा क्या? नहीं होगा। तो एक समीकरण तो हमने ऐसा देखा जिसमें कि हमारे पास 2 ही पॉइंट ऐसे थे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे थे। एक देखा जिसमें एक किसी नंबर से गुणा करने पर दूसरा भी आ जा रहा है। तीसरा देखा जिसमें कि नंबर से भी गुणा नहीं कर सकते। हाँ, इनको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके x और y के कुछ ना कुछ मान आएंगे। ठीक है, तो ये रेखाएं कैसी कहलाती है? समानांतर। क्योंकि इनका ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण दोनों कैसे हैं? सेम ही है। अगर एक किसी एक नंबर से गुणा करते हैं तो ठीक है, तो ये कैसी रेखा है? समानांतर रेखा है। और समानांतर जो रेखाएं होती है उनका कोई हल नहीं होता, कोई हल, क्योंकि समानांतर रेखाएं कहीं पर एक दूसरे को मिलती नहीं है। और जब ये कभी जिंदगी में मिलेगी नहीं तो इनका हल होगा कहां से? है ना। और ये एक ऐसी रेखा है जो कि यहाँ से चलेगी। अब जैसे जैसे इसमें नंबर का गुणा करते चलोगे ये आगे और चलेगी और चलेगी और चलेगी, ऐसे चलते चलेगी, है ना। चलते चलेगी तो इसके फिर हल भी यहाँ मिलते चलेंगे बहुत सारे। ये वाली रेखाएं चलेगी तो, लेकिन एक बार काटने के बाद अब चलती रहेगी तो इनके कितने में हल मिलेंगे? एक ही हल मिलेंगे। ठीक है, तो इसको, ये तो मैंने अभी तुम लोगों को ऐसे बताया, लेकिन इसको देखने का तरीका है। ठीक है, इसको देखने का तरीका क्या है कि फर्स्ट वाला जो समीकरण है, ये जितने भी समीकरण लिखे ना उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये वाले को भी देख सकते हैं। ये a है उसके साथ x, ये b है उसके साथ y, ये c है और बराबर में 0 है तो इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इनको मैं मिटा देता हूं और इस रूप में लिख के चलते हैं अपन। ठीक है, और इस रूप में देख के चलते हैं और इस रूप में जब जब ये वाली कंडीशंस आएंगी तब तब वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, फॉलो करेगा मतलब पहला जैसे समीकरण था x ऋण 2y बराबर 0 और उसके साथ 3x ऋण धन 4y माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ a1 अपॉन a2, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये तो समझ गए ना समीकरण में a1 a2 b1 b2 कहाँ पे होते हैं? ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ a1 अपॉन a2, ठीक है, b1 अपॉन b2। अब मैंने काट दिया 2/4 तो 1/2 और यहाँ c का मान कितना है? 0 और यहाँ पे तो वो फाइनल क्या होगा? 0 ही होगा। तो जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 तो ये केवल एक हल, केवल एक हल, इसका मतलब आद्वितीय। ठीक है, लिख लेना पूरा, समझ गए? a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल सकते हो। अब c1 c2 को कंपेयर इसमें नहीं कर सकते क्योंकि वो 0 आ गया। तो a1 और a2 को ही कंपेयर करोगे। a1 a2 b1 b2 को कंपेयर करो, अगर दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब सिर्फ एक हल है और उसका आद्वितीय है। ठीक है, दूसरा जो समीकरण हमने लिया था 2x धन 3y ऋण 9 बराबर 0 और 4x धन 6y ऋण 18 बराबर 0। अब यहाँ पे 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2 और 9/18 मतलब माइनस का 9 माइनस का 18 1/2। अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2। इसका मतलब हो गया बहुत सारे हल। ठीक है, इसका मतलब है एक तो रेखा है कैसी है? संपाती है। संपाती क्यों? किसी एक नंबर से गुणा करने पे ये दोनों समीकरण आ जाएंगे। ठीक है, तो रेखा एक तो संपाती है और कैसी है? अनेक हल है। तो इस कंडीशन पर क्या होगा? अनेक हल होंगे। और हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, ये
ऐसे समीकरण दिए जाएंगे, A1 A2 B1 B2 इनके मान निकालना है, और ये वाली जो तीन कंडीशन में लिखवा रहा हूँ इनमें रख के चेक करना है। अगर पहली वाली आती है तो केवल एक हल, दूसरी वाली आती है तो अनेक हल, और तीसरी वाली आती है तो कोई नहीं। ठीक है, तीसरा समीकरण है x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 और 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। A1 अपॉन A2 मतलब 1/2, B1 अपॉन B2 मतलब 1/2, और C1 अपॉन C2 मतलब -4 -12 1/3। अब यहाँ पे A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब होता है कोई हल नहीं। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन आती है किसी क्वेश्चन में तो वहां हो जाएगा उसका कोई हल। ठीक है, ये तीन कंडीशन देखनी है किसी भी समीकरण के अंदर, और अगर उसने जो पूछा है वो बता देते, एक हल होगा, दो हल होंगे, तीन हल होंगे या चार हल होंगे, है ना। करो इसको नोट डाउन, और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगली क्लास में। क्या है इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है ना वो बता दूंगा। ठीक है, उसके ग्राफ बना के लेके आना।